हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलो अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, या फिर जो अपन ने टॉपिक छोड़ दिया था उसकी। ओके, चलो अपन ने कल पढ़ रहे थे अपन जड़त्व निर्देश आपेक्षिक गति में रूपांतरण समीकरण क्या कर रहे थे, अपन पढ़ रहे थे। आज अपन पढ़ेंगे उससे आगे का, जहाँ पे अपन ने छोड़ा था। क्या छोड़ा था, कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था अपन ने? एक समान आपेक्षिक वेग से गतिशील तंत्रों में, कौन सी क्लास है? बीएससी फर्स्ट ईयर। ओके, बुक कौन सी है अपनी? मैकेनिक्स। चलो अपन ने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था कौन सा? एक समान आपेक्षिक वेग से, एक समान आपेक्षिक वेग से रूपांतरण समीकरण। इसके अंदर अपन ने पोजीशन वेक्टर भी निकाल लिया था, पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी निकाल ली थी, और वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी निकाली थी ना। चलो अब अपन देखते हैं उससे आगे का। ओके, चलो ऐसे अपन ने कोई दो निर्देश तंत्र बनाए थे, यही बनाए थे। पहले तो वो दोनों क्या थे? संपाती थे एक दूसरे के। संपाती का मतलब क्या होता है? कि दोनों का ओरिजिन पॉइंट एक ही हो। क्या हो? दोनों का ओरिजिन पॉइंट एक ही हो, उसको आप क्या बोलोगे? संपाती बोलोगे। ठीक है, चलो यहाँ से अपन ने ये कुछ ऐसा निर्देश तंत्र बनाए थे। ठीक है, ओ से लेके ओ डैश के बीच की डिस्टेंस अपन ने क्या दी थी? आर नॉट वेक्टर। ओ से लेके पी के बीच की डिस्टेंस अपन ने क्या दी थी? क्या डिनोट की थी? आर वेक्टर डैश। और ओ से लेके पी तक की अपन ने क्या की थी? आर वेक्टर। यही था। चलो इसके आगे अपन बात करते हैं, गतिशील तंत्रों में रूपांतरण है भैया, वेग से गतिशील तंत्रों में। अरे यहाँ पे देख लेना, हेडिंग वैसे भी लिखवा रखी है आपको, गतिशील तंत्रों में रूपांतरण समीकरण। क्लियर है? चलो अपन ने यहाँ पे इसके अंदर कहाँ तक बात कर ली थी, कौन सी टॉपिक तक बात कर ली थी? अपन ने क्या क्या निकाला था इसके अंदर? एक तो ये वाली इक्वेशन निकाल ली थी अपन ने, कौन सी? आर वेक्टर डैश इक्वल आर वेक्टर माइनस वी वेक्टर टी। इसको अपन ने इक्वेशन नाम दिया था 1। और सेकेंड इक्वेशन अपन ने क्या निकाली थी? वेलोसिटी वी वेक्टर डैश इक्वल वी वेक्टर माइनस वी वेक्टर। ठीक है, ये वाली इक्वेशन तक कल अपन ने बातें की थी। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब अपन इसके अंदर बात करते हैं कि ये v जो है, कैपिटल वाला v जो है, ये यहाँ पे क्या है? नियत वेग से क्या कर रहा है? गति कर रहा है। क्या कर रहा है? ये जो कैपिटल v है अपन ने यहाँ पे डिनोट कर रखा है, वो क्या करता है? यहाँ पे v नियत वेग से क्या करता है? गति करता है। तो कहने का मतलब क्या है? ये v जो वेक्टर है, इसको अपन क्या बोल देंगे? वेर v वेक्टर इक्वल, इसको अपन क्या बोलेंगे? तंत्र। देखो कल मैंने बताया था आपको कि ये निर्देश तंत्र अपन ने लिया था S, और ये वाला कौन सा लिया था? S डैश। ठीक है, अब देखो ये जो S डैश जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके अंदर अपन ने एक बात बोली थी कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या करती है? कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। ठीक है, यानी कि नियत वेग से क्या करती है? गति करता है। क्लियर है? चलो तो अब यहाँ पे अपन v वेक्टर को क्या लिखेंगे? क्या बोलेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश के सापेक्ष नियत वेग से गति करता है। ठीक है, तंत्र फ्रेम S डैश का
वेग है। क्या है? एस डैश का वेग। ओके। ऐसे ही अपन किसकी बात कर लेंगे? वी वेक्टर की और वी वेक्टर डैश की बात कर लेंगे। चलो देखो, अपन ने किसकी बात की इक्वेशन के अंदर? इक्वेशन सेकंड आई है अपनी। ओके, ये वी वेक्टर डैश और ये वी वेक्टर और ये वी वेक्टर, पर ये दोनों क्या है? स्मॉल में आएंगे और ये क्या है? कैपिटल में आएगा। तो कैपिटल वाला जो है वो क्या है? फ्रेम एस डैश का क्या है? वेलोसिटी है। क्या है? फ्रेम एस डैश की वेलोसिटी है। ठीक है। ऐसे ही अपन वी वेक्टर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तंत्र फ्रेम एस के सापेक्ष। किसकी बात कर रहे हैं अपन? इस वी वेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? तंत्र एस के सापेक्ष बिंदु पी का वेग। चलो अब इस डायग्राम का कोई अपने को कोई जरूरत नहीं है तो इसको एक बार हटा देते हैं। ओके, चलो यहाँ पे वी वेक्टर क्या है अपने पास? स्मॉल वी वेक्टर फ्रेम एस के सापेक्ष पॉइंट पी की वेलोसिटी है। क्या है? फ्रेम एस के सापेक्ष पॉइंट पी की क्या है? वेलोसिटी है। तो तंत्र एस के सापेक्ष बिंदु पी का वेग, बिंदु पी का वेग है। क्लियर है यहाँ तक? अब अपने पास एक वी वेक्टर डैश और बच गया, तो ये किसके सापेक्ष बिंदु पी का वेग हो जाएगा? तो वी वेक्टर डैश जो है वो किसके सापेक्ष हो जाएगा? तंत्र फ्रेम एस डैश के सापेक्ष पॉइंट पी की वेलोसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वी वेक्टर डैश, देखो यहाँ पे तंत्र एस के सापेक्ष या फ्रेम एस के सापेक्ष पॉइंट पी बिंदु पी का वेग। ओके, क्लियर है? सेकेंड इक्वेशन अपन ने निकाली थी वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, पर ये याद रखना कि इसकी इक्वेशन के अंदर अपने पास टी आया था। क्या आया था? टी आया था। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा? ये जो भी इक्वेशन अपन पढ़ रहे हैं वो क्या आ रही है अभी तक? टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, यानी कि काल आश्रित समीकरण। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब अपन वैसे ही इस इक्वेशन 2 का क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन इक्वेशन 2 क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू टी। ओके, चलो डिफरेंशिएट अवकलन कर देंगे समीकरण 2 का टी के सापेक्ष। समीकरण 2 अपने पास क्या थी? वी वेक्टर डैश इक्वल वी वेक्टर माइनस वी वेक्टर, ये वाली इक्वेशन थी। चलो अब इसका क्या कर देंगे अपन? डिफरेंशिएट ऑफ इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या टी कर दो। ठीक है, करें अपन इसका डिफरेंशिएट तो देखो क्या आ जाएगा? डी वी वेक्टर डैश अपॉन डी टी इक्वल डी वी वेक्टर अपॉन डी टी माइनस डी वी अपॉन डी टी। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके अंदर एक चीज़ देखो कि ये जो v अपन ले रहे हैं ये फ्रेम एस डैश के अंदर नियत वेग से क्या कर रहा है? गति कर रहा है। अगर ये नियत वेग से गति कर रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? फ्रेम एस डैश के अंदर नियत कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है?
गति कर रहा है। तो देखो इसकी वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, dv वेक्टर अपॉन dt इक्वल 0 हो गई। तो अपने पास इक्वेशन क्या बनी, dv वेक्टर डैश अपॉन dt इक्वल dv वेक्टर अपॉन dt माइनस 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पहले से ही नियत है, अगर कांस्टेंट रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएगी। अब देखो अपन ने पीछे भी पढ़ा था, इसका ट्रांसलेशनल के अंदर भी पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, जब वहाँ पे वेलोसिटी वाली इक्वेशन अपन ने निकाली थी। तो देखो dv वेक्टर डैश इक्वल को अपन क्या लिखेंगे, a वेक्टर डैश, और ऐसे ही dv वेक्टर वाली को क्या लिख देंगे अपन यहाँ पे, a वेक्टर। ठीक है, तो इसको अपन कैसे लिख देंगे, देखो a वेक्टर डैश इक्वल a वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक, ये अपनी इक्वेशन आई 3। ओके, ठीक। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। दिस इक्वेशन या फिर इक्वेशन 3 इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ओके, अब इसी इक्वेशन से अपन क्या निकालेंगे, ये अपनी क्या कहलाती है, त्वरण रूपांतरण समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, त्वरण रूपांतरण समीकरण। देख लो, क्लियर है यहाँ तक। सबसे पहले तो अपन ने क्या किया, देखो स्थिति वाली इक्वेशन निकाली थी, पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाली थी। ठीक है, उसका डिफ्रेंशिएट करके अपन ने क्या निकाला था, वेलोसिटी निकाली थी, और वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएट करके अपन ने क्या निकाली, एक्सेलरेशन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाली थी। ठीक है, चलो इसके बाद अपन बात करते हैं क्या निकालेंगे अपन। देखो उसके अंदर ट्रांसलेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर अपने पास आई थी मोमेंटम। अब यहाँ पे देखते हैं मोमेंटम आता है या और कुछ और आता है। ठीक है, माना बिंदु P पर उपस्थित कण का द्रव्यमान, ये इक्वेशन देखो। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, मान लेते हैं कि बिंदु P पर उपस्थित पार्टिकल ऑफ मास क्या है, क्या, लेट्स सी पॉइंट P एट ए पार्टिकल मास। ठीक है, मान लेते हैं, माना बिंदु P पर कण का द्रव्यमान, पार्टिकल ऑफ मास, कौन से पे, पॉइंट P पर कण का द्रव्यमान m है। ठीक है, ये अपन ने क्या किया है, पॉइंट P के ऊपर या पॉइंट P पर मास ऑफ पार्टिकल ऑफ मास क्या किया अपन ने, m माना है। ठीक है, अब इस m को अपन इक्वेशन 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, इक्वेशन 3 को अपन m से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास यही इक्वेशन आएगी, m a वेक्टर डैश इक्वल m a वेक्टर। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, आपने जड़त्व के अंदर भी पढ़ा था कि m a वेक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं, m a वेक्टर इक्वल f वेक्टर डैश, और m a को क्या लिख सकते हैं अपन, f वेक्टर। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दे अपन इसके अंदर, तो अपने पास क्या आ जाएगी, देखो f वेक्टर डैश इक्वल f वेक्टर। ये इक्वेशन कौन सी आई अपने पास, 4। ठीक है, ये इक्वेशन कौन सी आई अपने पास, 4। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये इक्वेशन अपनी क्या कहलाएगी, बल का रूपांतरण समीकरण कहलाएगी। इक्वेशन 4 इज कॉल्ड फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्या हो जाएगा, इक्वेशन 4 समीकरण 4
बल का रूपांतरण समीकरण कहलाता है। बल का रूपांतरण समीकरण है, या फिर इक्वेशन 4 इज कॉल्ड फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। टॉपिक की कौन सी की बात कर रहे थे अपन? एक समान आपेक्षिक वेग से गतिशील तंत्रों में रूपांतरण समीकरण कर रहे थे। ठीक है। उसके अंदर अपन ने 4 चीज पढ़ी थी। सबसे पहले अपन ने पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाला था, उसके बाद उसका डिफ्रेंशिएट करके अपन ने क्या निकाला था? वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाली थी। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन कहने का मतलब वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की डिफ्रेंशिएट करके अपन ने एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाली थी। अब इस एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को अपन पॉइंट P पर पार्टिकल ऑफ मास क्या लिया था? अपन ने m लिया था। अब उस m से पार्टिकल ऑफ मास m से अपन ने इक्वेशन 4 को या फिर इक्वेशन 3 को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इसको अपन m से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कौन सी इक्वेशन आ जाएगी? फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, चलो अब अपन बात करते हैं उन्हीं इक्वेशन की कि चारों इक्वेशन अपन फिर से लिखते हैं एक बार। ठीक है, कि कौन कौन सी इक्वेशन निकाली थी अपन ने। देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन कौन सी थी अपने पास? आर वेक्टर डैश इक्वल आर वेक्टर माइनस VT, ऐसे ही कुछ इक्वेशन थी। सेकेंड इक्वेशन क्या थी अपने पास? V वेक्टर डैश इक्वल V वेक्टर माइनस V वेक्टर, ये इक्वेशन 2 आई थी अपने पास। इक्वेशन 3 कौन सी आई थी अपने पास? एक्सेलरेशन की आई थी, तो A वेक्टर डैश इक्वल क्या आ जाएगा? A वेक्टर। ये अपनी इक्वेशन कौन सी आई थी? 3 आई थी। ठीक है। इक्वेशन 4 अपन ने कौन सी निकाली थी? इसी का ही मल्टीप्लाई करके कौन सी निकाली थी? फोर्स वाली। तो F वेक्टर डैश इक्वल F वेक्टर। ठीक है, ये वाली इक्वेशन अपन ने यहाँ पे निकाली थी। ओके, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर मैंने क्या बोला था? जब डैश वाला बिना डैश वाले के बराबर हो तो वो अपना क्या कहलाएगा? क्या? इनवेरिएंट राशि कहलाती है। कहने का मतलब निश्चर राशि कहलाती है। तो अब अपन इसके अंदर देखते हैं कि अपने पास निश्चर यानी कि इनवेरिएंट राशि कौन कौन सी है। देखो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर आर वेक्टर डैश यानी कि डैश वाला बिना डैश वाले के बराबर नहीं है। नहीं है क्यों? क्योंकि देखो इसके पास क्या आ रहा है? माइनस VT भी आ रहा है। तो इसलिए एक समान आपेक्षिक वेग में गतिशील तंत्रों के रूपांतरण समीकरण में स्थिति का रूपांतरण समीकरण निश्चर नहीं है। क्या है? स्थिति का रूपांतरण समीकरण निश्चर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी? अपनी इनवेरिएंट राशि नहीं है। ओके, अब अपन बात करते हैं वेलोसिटी की। डैश वाला बिना डैश वाले के क्या है? बराबर है। क्या है? डैश वाला बिना डैश वाले के बराबर है। अब चलो ये तो चलो अपन ने मान लिया कि बराबर है, पर इसके माइनस में भी तो कुछ आ रहा है, V आ रहा है, और V यहाँ पे क्या कर रहा है? नियत वेग से गति कर रहा है। क्या कर रहा है? नियत वेग से गति कर रहा है। जब ये नियत वेग से गति कर रहा है, इसके माइनस में आ गया, तो इस राशि को भी अपन क्या कहेंगे कि ये राशि इनवेरिएंट राशि नहीं है। ये राशि भी अपने क्या हो जाएगी? इनवेरिएंट राशि नहीं है। इक्वेशन 3 की बात करते हैं। ये कौन सी इक्वेशन है? अपनी एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। चलो ठीक है, इसके अंदर अपन देखते हैं कि ये इनवेरिएंट राशि है या नहीं है। ये देखो डैश वाला बिना डैश वाले के क्या है? बराबर है। क्या है यहाँ पे? डैश वाला बिना डैश वाले के बराबर है।
तो इक्वेशन 3 अपनी कौन सी राशि है? इनवेरिएंट राशि है। क्लियर है यहाँ तक? देखो ठीक है। अब अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। अब कहने का मतलब अपने पास क्या आ जाएगी कि एक समान आपेक्षिक वेग से गतिशील तंत्रों के रूपांतरण समीकरण में स्थिति और वेग, क्या स्थिति और वेग निश्चल राशि नहीं है, परंतु त्वरण एक क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, एक इनवेरिएंट राशि है। ठीक है, यह रूपांतरण समीकरण समय काल आश्रित रूपांतरण समीकरण है। ठीक है, ये टॉपिक अपना क्या हुआ, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, चलो इसके बाद अपन बात करते हैं न्यू टॉपिक की। आ जाओ, एक क्वेश्चन करते हैं अपन। चलो आ जाओ, उसको समझाते हैं पहले कि क्वेश्चन कैसे करना है। मान लो दो पिंड एक दूसरे की तरफ गति करें। क्या, एक क्वेश्चन की बात करते हो, उस मतलब है एक कुछ छोटा सा डेरिवेशन, उसके ऊपर फिर अपन क्वेश्चन करेंगे, तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, क्वेश्चन बोल सकते हैं। ठीक है, मान लो या फिर यदि दो पिंड एक दूसरे की तरफ गति करें तो बताओ उनका टक्कर के लिए आवश्यक शर्त क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है अपना, देखो, यदि दो कण या दो पिंड, यदि दो पिंड एक दूसरे की तरफ गति करें, एक दूसरे की तरफ गति करें, ठीक है, गति करे तो बताओ उनके टक्कर के लिए आवश्यक शर्त क्या होगी। तो बताओ उनकी टक्कर के लिए आवश्यक शर्त क्या होगी। ओके, या फिर इसको आप लोग या फिर अगला एग्जामिनर या फिर एग्जाम वाले इसका एक और रूप आपको दे सकते हैं। वो रूप कौन सा हो जाएगा कि प्रूव दैट R2 माइनस R1 मल्टीप्लाई V2 माइनस V1 इक्वल 0। ठीक है, अब एग्जामिनर आपको इस हिसाब से भी क्वेश्चन दे सकता है, ऊपर वाले के हिसाब से, और वो एग्जामिनर आपको नीचे वाले के हिसाब से भी क्वेश्चन दे सकता है। अब वो करना आपको कि आप कौन से तरीके से उसको समझते हो और करते हो। या तो वो क्वेश्चन दे देगा आपको, यदि दो पिंड एक दूसरे की तरफ गति कर रहे हैं तो बताओ कि उनके टक्कर, जब वो एक दूसरे की तरफ गति करेंगे तो टक्कर करेंगे, अगर टक्कर करेंगे तो उनके मध्य आवश्यक शर्त क्या होगी। या फिर वो लोग आपको बोल सकते हैं कि प्रूव करो, सिद्ध करो R2 वेक्टर माइनस R1 मल्टीप्लाई V2 वेक्टर माइनस V1 इक्वल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, मान लो ये कोई दो पिंड है, ठीक है, ये सामने से आ रहे हैं, ठीक है, सामने से आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ गति कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे टक्कर करेंगे तो टक्कर यहाँ पे किए इन लोगों ने, कहाँ पे, यहाँ पे, तो इनकी स्थिति भी क्या होगी, सेम होगी, इनकी पोजीशन भी क्या होगी, सेम होगी,
और अगर पोजीशन सेम होगी तो उनका टाइम भी क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, ध्यान से सुनो, फिर से आई रिपीट। मान लो दो कण या दो पिंड एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं या फिर गति करते हुए आ रहे हैं, तो गति करेंगे एक दूसरे की तरफ तो वो यहाँ पे आके टक्कर करेंगे। यहाँ पे टक्कर की है, मान लो टक्कर की है, तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, सेम होगी, यानी कि टक्कर की स्थिति पोजीशन सेम होगी। और अगर पोजीशन सेम है, स्थिति सेम है, तो उसका टाइम भी आप लोगों को पता है कि क्या होगा, सेम होगा। होगा कि नहीं होगा। चलो सबसे पहले अपन दो बात करते हैं। देखो ओके, इसको तो रहने दो, एक बार लिखा हुआ। मान लो ये कोई पिंड है, गति करता हुआ कहाँ आता है, इस पे आ जाता है, ठीक है। तो कौन सी स्थिति से गति कर रहा है, ये कौन सी स्थिति से गति कर रहा है, r1 वेक्टर, ठीक है। स्थिति क्या होती है, r वेक्टर ही तो होती है। तो देखो ये कोई कण मान लो यहाँ से गति करता हुआ यहाँ आता है, ठीक है। तो इसकी स्थिति कौन सी स्थिति से आ रहा है, ये r1 वेक्टर से। अब मान लो इस साइड से भी यदि कोई पिंड गति करता हुआ यूं जा रहा है, ये कौन सी पोजीशन से जाएगा, r2 वेक्टर से, r2 वेक्टर से। अब इन दोनों का मान लो ये टक्कर का जो पॉइंट है ये क्या है, सेम है। क्या है, सेम है, ठीक है। अगर सेम है तो यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, देखो ध्यान से सुनो, कोई वेग या फिर कोई पिंड यहाँ से गति करता हुआ यहाँ आ रहा है, कौन सी पोजीशन से कर रहा है, कौन सी स्थिति से, r1 वेक्टर से, और कौन से वेग से, v1 वेक्टर से। अरे भाई किसी वेग से गति करता हुआ आएगा तो किसी स्थिति से भी तो गति करता हुआ आएगा, ये तो है नहीं कि वहाँ से उछल के या फिर कूद के आ जाएगा। तो देखो कोई पिंड यहाँ से गति करता हुआ यहाँ आता है तो इसकी स्थिति कौन सी क्या हो जाएगी, r1 वेक्टर, और उसका वेग क्या हो जाएगा यहाँ पे, v1 वेक्टर। अब ये वाला पिंड इसके सामने से गति करता हुआ इसके सामने की तरफ जा रहा है तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी यहाँ पे, r2 वेक्टर, और इसका वेग क्या हो जाएगा यहाँ पे, v2 वेक्टर। अब इन दोनों के टकराने का जो पॉइंट है वो क्या है, सेम है, सेम है। तो मुझे ये बताओ अगर ये सेम है इस पोजीशन से तो ये यहाँ से गति की तब है, अब ये जब टकराएगा तो इसकी पोजीशन तो चेंज होगी ही, पोजीशन चेंज होगी पर एक ही पॉइंट पर चेंज होगी। तो कहने का मतलब क्या है, अब जब ये टक्कर करेंगे, ये गति करता हुआ यहाँ पे आता तो इसकी पोजीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, r1 वेक्टर डैश, और ये भी जब आ रहा है इसी पॉइंट पे आ रहा है तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, r2 वेक्टर डैश हो जाएगी। अब अगर दोनों की पोजीशन सेम है तो टाइम भी क्या हो जाएगा, इसका सेम हो जाएगा। अब ये यहाँ से गति करता हुआ आ रहा है तो इसका टाइम क्या होगा, इसी पॉइंट के ऊपर t1 हो जाएगा। अब जब ये r2 और v2 वेक्टर से गति करता हुआ आ रहा है तो इसका टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे t2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलो जिस पॉइंट पर टक्कर करेंगे, क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर ये दोनों टक्कर करेंगे उसकी पोजीशन और टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, उसकी पोजीशन और उसका टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा, तभी तो टक्कर होगी। अगर ये दोनों चेंज ही हो जाएंगे तो इनके दोनों के बीच टक्कर नहीं होगी। अगर इन दोनों की पोजीशन और टाइम सेम होगा तभी इन दोनों के बीच क्या होगी, टक्कर होगी। क्लियर है यहाँ तक। अब टक्कर का स्थान तो समान है, यहाँ पे क्या है, ये टक्कर का स्थान तो यहाँ पे क्या है, समान है। क्लियर है यहाँ तक। चलो ठीक है, अब इसकी या फिर इसका डेरिवेशन या फिर इसका आंसर अपन करेंगे कल। ओके, थैंक यू।